गुड मॉर्निंग। तो आज नेक्स्ट सीरीज़ की अगली दवा देखते हैं, काली बाइक्रोम। तो पहले इसका जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या है कि म्यूकस मेम्ब्रेन में काली बाइक्रोम अफेक्ट ज़्यादा करता है और एक चिपचिपा स्ट्रिंजी डिस्चार्ज होता है काली बाइक्रोम में, जिसको एक लंबे धागे में खींचा जा सकता है। वो डिस्चार्ज होकर के नाक से है तो ऐसे लटकता रहेगा, चिपचिपा रहता है काफ़ी। जेली लाइक म्यूकस भी बनता है काले बाइक्रोम में। राउंड डीप अल्सर, जिसको कहते हैं पंच्ड आउट अल्सर, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे पंच से मार के निकाल दिया, होल पूरा बन जाता है। इसका एक बहुत ही अच्छा केस है जो आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे। डिप्थेरिक मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर डिप्थीरिया के लिए भी काली बाइक्रोम बहुत ही अच्छी दवा है। और माइग्रेटरी पेन, जो दर्द होता है वो आता है और जाता है, अचानक से आता है और अचानक से बंद हो जाता है। जो दर्द होता है एक स्मॉल स्पॉट में होता है और जिसको एक उंगली के उस पर रखा जा सकता है कि यहीं पे दर्द हो रहा है, बस ना इधर ना इधर ना इधर। मरीज उंगली रख के बताया कि डॉक्टर साहब यहीं पे बहुत तेज दर्द हो रहा है, या कोई सिक्के इतनी जगह पे गोल से उतनी ही जगह पे बस दर्द होगा। ख़ास तौर से जो क्रॉनिक हेडेक होता है और जो सर दर्द की खास बात यह होती है कि वो ब्लाइंडनेस, उससे पहले आँख के सामने रोशनी जो है कम हो जाती है। जीभ पर एक बेस में येलो कोटिंग रहती है, या फिर माउथ जो है सूखा हुआ रहता है, स्मूथ रहता है, ग्लेज्ड रहता है, और जीभ जो है क्रैक्ड रहता है। खास तौर से ये डिसेंट्री वाले कंडीशन में पाया जाता है, जो क्रैक्ड टंग रहता है। रूमेटिज्म जो है अल्टरनेट करता रहता है डिसेंट्री या फिर डायरिया के साथ। कभी डायरिया होगा तो कभी रूमेटिज्म हो जाएगा। एक और दवा है इसमें एब्रोटेनम। और जो गैस्ट्रिक कंप्लेन होते हैं, बियर जो लोग ज़्यादा पीते हैं, उनके कंप्लेंट्स में बैड इफेक्ट्स ऑफ बियर, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट इन पिट ऑफ स्टमक और फ्लैचुलेंस। और साइनस के लिए या फिर क्रॉनिक कैटरा में, जैसे ये जो नाक है ना, यहाँ पे इसके जड़ में दर्द होता है, रूट में। एक और दवा है स्टिक्टा पल्मोनाटा। और नाक से प्लग्स वगैरह आते हैं, क्लिंकर्स आते हैं जो मोटे मोटे जम जाते हैं, ये सब। तो जो मेन रूप से ये तो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम थे जो डॉक्टर नैश देते हैं, लेकिन अभी आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। तो इसमें जो है अफेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसा कि शुरू में बताया, तो किसी भी तरह के म्यूकस मेम्ब्रेन में ये काली बाइक्रोम अफेक्ट करती है। और जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, जो डिस्चार्ज है, वो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा रहता है, स्ट्रिंजी रहता है। एक दवा और है जो इसके काफ़ी करीब आती है, वो है हाइड्रास्टिस। और दो दवाएं और हैं, आयरिस वर और लाइसिन। लेकिन आयरिस वर और लाइसिन में जो वोमिटिंग होती है, मुंह से जो डिस्चार्ज आते हैं, वो चिपचिपे टाइप के रहते हैं। बाकी जगह पे वो उसका कोई एक्शन नहीं रहता है। तो और ये जो डिस्चार्ज होता है वो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है काली बाइक्रोम में, नाक से, मुंह से, कान से, वेजाइना से, आपका फोड़े, फुंसी, अल्सरेशन, कहीं से भी। ये स्टिकी डिस्चार्ज इसका बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है। और इसका जो एक्शन है वो सिर्फ ऐसे स्टिकी डिस्चार्ज तक ही सीमित नहीं रहता, जबकि उस पर वो म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक थिक लेयर भी बना देता है, एक लेयर भी उस पर बना देता है। अल्सर जो होते हैं तो उसमें क्या है कि डीप होते हैं, जैसे कि उसको किसी चीज़ से काट दिया गया हो, पंच मशीन होती है ना, ऐसे मार के उसको निकाल दिया गया हो, इस तरह के अल्सर होते हैं। और जो उसके एजेस होते हैं वो रेगुलर रहते हैं, इरेगुलर नहीं रहते। इसमें डॉक्टर नैश ने केस डिस्कशन किया था, जो एक फीमेल पेशेंट थी और ये नए नए अभी प्रैक्टिशनर थे, और उसको कुछ उस समय वेल एक्सपीरियंस फिजिशियंस देख रहे थे उस पेशेंट को सालों से, और देख ठीक नहीं हो रही थी मरीज। तो जो उसका अल्सर था वो सॉफ्ट पैलेट से अल्सरेट करके, परफोरेशन करके नेज़ल, नाक के अंदर घुस गया था। और उन्होंने देखा तो उसको
पंच्ड आउट लुक दिखा और रेगुलर मार्जिन थी, तो इस पर उन्होंने काली बाइक्रोम दिया और इससे काफ़ी फेम मिला डॉक्टर नैश को इस केस से। एक केस और डॉक्टर नैश जी डिस्क्रिप्शन में डालते हैं कि एक कुत्ते का केस है, डॉग का, जिसे लोग कहते थे कि इसको रेबीज हो गया है और ये इन्फेक्टेड है, लेकिन डॉक्टर साहब कहते थे कि ये ना पागल हुआ है ना किसी को काट रहा है, तो ये पागल कैसे हो सकता है, आई मीन रेबीज इन्फेक्टेड कैसे हो सकता है। और उसकी जो भी बीमारी थी, खुजली वगैरह जो भी, उसके लार जो चूता था ना, तो एकदम चिपचिपा था और वो जब चलता था तो उसके मुंह से लार गिरता था नीचे और ज़मीन पर रगड़ते हुए चलता था। तो इस बेस पर डॉक्टर नैश ने उनको, कुत्ते को, काली बाइक्रोम दिया और वो डॉगी ठीक हो गया। तो इतना इम्पॉर्टेंट सिम्टम है ये। और भी दवाएं हैं इसकी। नेज़ल जो सिम्टम होते हैं नाक के, तो काली बाइक्रोम उसमें काफ़ी इफेक्टिव है, जैसा कि शुरू में ही बताया कि थिक नेसल, स्ट्रिंजी डिस्चार्ज, एडहेंसिव डिस्चार्ज। लेकिन ये क्रॉनिक नेसल कैटरा में भी उतना ही बेहतरीन काम करता है। क्रॉनिक क्रूप है, तो इसमें क्या है कि ये जो रूट है ना, नोज़ का रूट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया, एक और दवा है इसमें, स्टिक्टा पल्मोनाटा। और ख़ास तौर से तब जब जैसे डिस्चार्ज, मान लीजिए पेशेंट को हैबिचुअल है, डिस्चार्ज हो रहा है और फिर अचानक से वो डिस्चार्ज सप्रेस्ड हो गया, तो उस समय ये दर्द और ज़्यादा बहुत बढ़ जाएगा। अभी क्या है कि डिस्चार्ज सप्रेस्ड हो गया तो नाक के अंदर से डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तो पेशेंट को क्या है कि उसमें से प्लग्स बनेंगे, क्लिंकर्स बनेंगे। मतलब वो प्लग्स और क्लिंकर्स एक मतलब सॉलिड पार्टिकल्स बनने लगते हैं, जमने लगते हैं इसमें नाक में, और उसको ऐसे हटा के फेंक देंगे, फिर 1-2 दिन बाद फिर वो वैसे ही बन जाता है। फिर क्या होता है कि उसमें अल्सरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है नेज़ल सेप्टम में, और नाक जो है छूने से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो ये दिक्कत आती है काली बाइक्रोम में। जब तक कि नेज़ल सेप्टम में अगर काली बाइक्रोम न दिया जाए तो वो प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा, फिर अल्सरेशन होगा, बोन नेक्रोसिस होगी और तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। तो अगर सिफिलिटिक है तब भी काली बाइक्रोम काम करेगी, नहीं तो और भी ज़्यादा डीपर एक्टिंग रेमेडी देनी होगी, जैसे कि ऑरममेट। अभी क्या है कि एक और नाक में दिक्कत होती है, एक ट्रबलसम बीमारी होती है, पोस्ट नेसल ड्रिबलिंग, जिसको इसी बुक में डॉक्टर नैश ने पोस्ट नेसल ड्रिबलिंग के लिए कोरेलियम रूब्रम को एक रेटिंग दी है कि सबसे आगे है ये कोरेलियम रूब्रम, नंबर 1 मेडिसिन है। लेकिन इसके बारे में कहते हैं कि जैसे पोस्ट नेसल ड्रिबलिंग हो रही है, जो नाक के रास्ते गले में जो नेज़ल डिस्चार्ज जाता है, वो स्ट्रिंजी है या क्रस्टी है, प्लगी है, फॉर्मेशन है, तो इसके लिए भी वो बहुत अच्छी दवा। अगर वो स्ट्रिंजी है, तो अगर ये स्ट्रिंजी सिम्टम है तो गले में भी एक मेम्ब्रेन बन जाता है। डिप्थीरिया में मुझे याद है जब मेरे पिताजी प्रैक्टिस करते थे तो डिप्थीरिया के केस में उन्होंने काली बाइक्रोम दिया तो मरीज 2-3 दिन के अंदर ही पूरा ठीक हो गया था। तो वाइट मेम्ब्रेन थी, लेकिन जो वही डिस्चार्ज जो था वो स्टिकी था, स्ट्रिंजी था और एडहेंसिव था। तो उस बेस पे काली बाइक्रोम दिया गया था और वो डिप्थीरिया उनका ठीक हो गया। अभी क्या है कि जो स्टमक ट्रबल है, इसमें काली बाइक्रोम आपकी बहुत ही अच्छी दवा है। और जो वोमिटिंग होती है वही सेम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि स्ट्रिंजी रहती है, रोपी रहती है, चाहे वो नाक से आए, चाहे मुंह से आए, चाहे गले से आए, चाहे वोमिटिंग हो, कुछ भी, और राउंड अल्सर। लेकिन इसमें जो एक्चुअल अल्सरेशन रहता है उससे वो मतलब अल्सरेशन हो या ना हो, डिस्पेप्सिया के सिम्टम ज़्यादा रहते हैं। ख़ास तौर से जो ड्रिंक करते हैं या जो स्पेशली जो बियर पीते हैं,
तो जो पिट ऑफ स्टमक रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भारीपन लगेगा, फुलनेस लगता है, और खाना खाने के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस मालूम देने लगता है। ये नक्सोमका या एनाकार्डियम की तरह नहीं है, जिसमें लेके नक्सोमका में क्या है कि 2 घंटे बाद दर्द होता है, एनाकार्डियम में भी खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद दर्द होता है। नक्समोशाटा में है खाना खाने के तुरंत बाद तकलीफ़ होती है। तो कालीबाइक्रोम और नक्समोशाटा कर सकते हैं। और फिर जब दर्द होगी, फिर जब 2-3 घंटे बाद फिर कालीबाइक्रोम पेशेंट भोजन करेगा, खाना खाएगा, तो उसको दर्द में आराम मिल जाता है। जीभ के बारे में मैंने शुरू में बताया ही था, या तो बेस येलो रहेगा या फिर रेड और क्रैक्ड रहेगा, ग्लेज्ड रहेगी टंग। तो जो ग्लेज टंग होता है वो ज़्यादातर डिसेंट्री वाले कंडीशन में पाया जाता है कालीबाइक्रोम में। इसमें जो मोशन होता है तो मतलब ऐसे म्यूकस भी आता है, चिपचिपा भी रहता है, स्टूल जो है आपके कमोड में चिपक जाता है, जल्दी बहता नहीं है। लेकिन इसमें जेली लाइक म्यूकस भी आता है, स्क्रैपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, और या फिर पूरा एक म्यूकस जेली की तरह से। और जो ल्यूकोरिया होता है वो भी चाहे तो आपका स्ट्रिंजी, रोपी या इस तरह की हो सकती है, चिपचिपी, या फिर जेली लाइक भी हो सकता है। और बहुत से केसेस डॉक्टर नैश जी ने ठीक किए हैं और इनके ढेर सारे फ्रेंड बने इस सिम्टम पे, ख़ास तौर से ब्रोंकाइटिस, अस्थमा में। इसमें जो क्रोमिक एसिड होता है एलिमेंट, तो वो चीज़ों को चिपचिपा बना देता है, जो केवल कालीबाइक्रोम में पाया जाता है, काली ग्रुप में, और किसी ग्रुप में नहीं होता है। जो एक और अभी जो मैंने शुरू में बताया कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है पेन इन स्मॉल स्पॉट, तो इतना वो स्पॉट छोटा रहता है कि आदमी उंगली से उसको ढक सकता है, या 1 रुपये का सिक्का रख दिया तो बस डॉक्टर साहब इतनी दूर है। हेडेक जो इसमें होता है वो प्रोसीडेड बाई ब्लाइंडनेस, और जैसे जैसे सर का दर्द बढ़ता जाता है वैसे वैसे ब्लाइंडनेस कम होती चली जाती है, और बाद में वो सारा सर का दर्द एक स्पॉट में आके सेटल हो जाता है। तो हेडेक विद ब्लाइंडनेस में इसमें 2 दवाएं और हैं, नाइट्राम्यूर है, आयरिस वर है। तो ये 2 दवाएं और हैं, इसके अलग अलग अपने सिम्टम हैं। और जो कालीबाइक्रोम का दर्द होता है वो अपीयर एंड डिसअपीयर सडनली, बेलाडोना की तरह, जैसे बेलाडोना में होता है, और फ्लाई करता रहता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। कालीबाइक्रोम में क्या है कि जो दर्द होता है वो क्रॉस वाइज होता है, इधर होगा तो नीचे होगा, फिर नीचे होगा तो ऊपर होगा, क्रॉस वाइज होता है। लेकिन लेग कनाइनम में अल्टरनेट साइड होता है, जैसे आज दाहिने हाथ में है तो कल बाएं हाथ में, सर के इस साइड दर्द है तो इस साइड। पल्सिट्ला में भी इसी तरह का शिफ्टिंग टाइप का पेन होता है, लेकिन कालीबाइक्रोम में उतनी स्वेलिंग नहीं होती जितनी पल्सिट्ला में होती है। और एक दवा और होगी मेरे ख्याल से, काली सल्फ है, तो काली सल्फ मोर और लेस लाइक पल्सिट्ला। पल्सिट्ला के सिम्टम और काली सल्फ के सिम्टम जो है रहते हैं। जो मैग्नीशियम ग्रुप के होते हैं उसमें ये क्रॉस वाइज होता है अल्टरेशन, जितनी भी मैग्नीशियम ग्रुप की दवाएं हैं। और लेग कनेनम में अल्टरनेट साइड टू साइड, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। और कालीबाइक्रोम में अल्टरनेट सिम्टम रहता है, जैसे कि रूमेटिज्म है तो डायरिया अल्टरनेट होगा, जैसे कि एक और ड्रग है एब्रोटेनम। और प्लेटिना एक दवा है जिसमें भी अल्टरेशन होता है कमर के दर्द में और मेंटल जो सिम्टम होते हैं। कालीबाइक्रोम जो ज़्यादातर जो लास्ट में इन्होंने दिया डॉक्टर साहब ने, पर्टिकुलरली अडेप्टेड टू फैट लाइट हेयर्ड पर्सन और चिल्ड्रेन डिस्पोज टू कैटरल क्रूपी स्क्रोफुलस और सिफिलिटिक अफेक्शन। तो कालीबाइक्रोम एक तरह की सिफिलिटिक मेडिसिन है, पूरी सिफिलिटिक नहीं कह सकते, सोरा सिफिलिटिक कह सकते हैं, तो सिफिलिटिक टच है इसमें। तो जैसे अल्सरेशन वगैरह में तो कालीबाइक्रोम काफ़ी इफ़ेक्टिव है।
और अभी रिसेंटली एक केस मेरे पास भी आया था बेड सोर का, तो पंच्ड आउट अल्सर था और मैंने उसमें काली बाइक्रोम दिया था और कैलेंडुला मदर टिंचर से वॉश करने के लिए दिया था और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो काली बाइक्रोम एक बार आप लोग भी फिर से पढ़िए डॉक्टर ईबी नैश से। थैंक यू।